बातों बातों में तो कई दफ़ा ये बात की जा चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर ये बात नहीं की थी। और उस दिन से पहले ही मुझे औलाद के लिए कुछ करना था, लेकिन आजकल खालिद के पास वक्त ही नहीं था। वो सुबह जो दफ्तर जाते तो फिर शाम को लौट कर आते। अक्सर रात को भी लैपटॉप उठाकर कमरे से निकल जाते और कहते कि ऑफिस का काम कर रहा। मुझे खुद ही किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश करनी थी जो मेरा अच्छी तरह इलाज कर देते। मैं इन्हीं सारे चक्रों में उलझी हुई थी। मैंने अपनी एक दो दोस्तों से भी कह दिया था कि मुझे किसी अच्छी डॉक्टर का पता दे दो। जब एक रात अचानक ही मुझे सर में शदीद दर्द होने लगा। खालिद सो रहे थे, मुझे दवा की ज़रूरत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सर की सारी रगें फट जाएंगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस घर में वाहिद मेरी सास थी जिनके पास हर किस्म की दवा मौजूद होती, इसलिए मजबूरन मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मैं चौंक उठी। मैं तो अपनी सास को बड़ा ही जालिम समझती थी, लेकिन वो तो मेरी देवरानी के पाँव दबा रही थी। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। मुझे उनसे इस किस्म की हरगिज़ भी कोई उम्मीद नहीं थी। मुझे देखकर मेरी सास एकदम खड़ी होगी और कहने लगी, क्या बात है फहमीता, दरवाज़ा बजाए बगैर अंदर क्यों आई हो? उनका लहजा इतना सख्त था कि मेरी ज़ुबान तालू से चिपक गई और बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे दवा चाहिए। उन्होंने साइड टेबल के दराज से दवा का पत्ता निकालकर मेरे हाथ में पकड़ाया। लगी, तुम आई तो शहर से हो, लेकिन तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है। आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले दरवाज़ा ज़रूर बजा लेना। मैं खामोशी से दवा ली अपने कमरे में आ गई। गोली खाने के बाद मेरे सर के दर्द में कुछ आराम आ गया था, लेकिन मेरी सोचें बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास आधी रात को देवरानी के पाँव क्यों दबा रही थी। मेरा तो ख्याल था कि मेरी सास बड़ी जालिम है, जिसने घर के काम काज के लिए मूना को यहीं रख लिया है और वो कभी मूना की शादी नहीं होने देगी। लेकिन आज जिस तरह वो मूना के पाँव दबा रही थी, मुझे यकीन आ गया था कि दाग में कुछ काला जरूर है। मूना को अपने कमरे में रखने के पीछे उनका कोई न कोई मकसद जरूर है। जब से मूना के शोहर शाहिद का इंतकाल हुआ था, मूना का कमरा बंद पड़ा हुआ था। वहाँ शाहिद का सामान मौजूद था और मेरी सास कहती थी अगर मूना वहाँ जाएगी तो उसे शाहिद की याद आएगी, इसीलिए मैं उसे अपने कमरे में रखती। मगर आज लग रहा था कि बात कुछ और ही है। सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई और जब सुबह मैं बावर्ची खाने में गई तो मूना नाश्ता बना रही थी। मैंने उसे देखते ही पूछा, ये रात को सास तुम्हारे पाँव क्यों दबा रही थी? सब खैरियत तो है? मेरी बात सुनकर उसने नजरें चुरा ली और नाश्ता बनाने लगी। मैंने कहा कि मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या हो रहा है? तुम मुझे बड़ी बहन भी कहती हो और फिर कोई बात भी नहीं बताती हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगी। मोना कहने लगी कि भाभी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने मुंह से आपको इतनी बड़ी बात बता सकूं। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे अपने दिल की बात कहूँ। अगर आप सच जानना ही चाहती हैं तो आप खुद मुंह बंद कर रात को सास के कमरे में चली जाए, आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्या माजरा है। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है वो सब करने के लिए मैं मजबूर हूँ। अगर मैं सास की बात न मानती तो वो मुझे इस घर से निकाल देती, पर आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं। मोना की बातें सुनकर मैं उलझ गई थी। पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या जुल्म किया जा रहा था जिसे वो बता भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे तो सच जानना ही था। इसलिए मैंने रात को मोना को स्टोर रूम में छुपा दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर सास के कमरे में चली गई। मेरी सास चश्मा लगाती थी और बगैर चश्मे के उनको धुंधला नजर आता था, इसीलिए मैंने वहां जाने से पहले मोना से उनका चश्मा छुपवा दिया था। जब मैं कमरे में गई तो सास कहने लगी, मोना मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, मुझे चश्मा दो, कुछ ठीक से नजर नहीं आ रहा। मैंने यहाँ वहाँ हाथ मारा और अपनी सास से कह दिया, अम्मा चश्मा नहीं मिल रहा, लगता है कहीं गुम हो गया है, मैं सुबह ढूंढ दूंगी। मेरी आवाज मोना से काफी मिलती जुलती थी। मैंने अपने लहजा भी मोना के जैसे ही बना दिया। मेरी बात सुनकर सास कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ, सारा दिन की थकी होती हूँ। फहमीदा तो घर के कामों में ठीक तरह से हाथ भी नहीं पिटाती, तुम अकेले ही सारे घर के काम करती हो। पता नहीं कौन सी मनहूस गड़ी थी जब वो बहू बनकर हमारे घर चली आई। सास के बाद सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन फिलहाल मैंने मूना की जगह ही ली हुई थी, इसीलिए मैं खामोश रही। जैसे ही मैं लेटी तो सास ने मेरे पाँव दबाने शुरू कर दिए। वो कहने लगी, तुम आराम क्यों नहीं करती हो? दिन में कुछ वक्त आराम का भी निकाला कर, तुम्हारी सेहत के लिए आराम करना बहुत जरूरी है। मैं खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और हैरत से मेरी आंखें फट रही थी। मेरी सास को कब से हमारा इतना ख्याल हो गया था, वो आराम का मशवरा दे रही थी। मेरी सास कहने लगी, देखो मोना, सालों से इस घर में कोई बच्चा नहीं आया, हम इस घर का वारिस देखने को तरस गए। अब जब सालों बाद तुम हमला हुई हो तो मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम हमें इस घर का वारिस दोगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। सास की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरे देवर के इंतकाल को साल होने वाला था, तो मोना किसके बच्चे की माँ बनने जा रही थी, और वो भी इस घर का वारिस। मेरी सास ने तो मोना और जेठ की शादी भी नहीं करवाई थी,
तो क्या बग़ैर शादी के वो दोनों एक साथ थे? ये सोचकर मेरी रूह लरज़ उठी थी। फिर मेरी सास खुद ही कहने लगी, फ़हमीदा अगर खालिद को बच्चे दे देती तो हमें ये फ़ैसला ना करना पड़ता, लेकिन वो तो बांझ है और ये बात बताती भी नहीं है। वो तो खुदा का शुक्र है कि खालिद ने खुद ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन ली और फ़हमीदा की रिपोर्ट्स उसे मिल गई, वरना हम तो सारी ज़िंदगी उस बांझ से उम्मीद लगाए रखते। अब देखो, तुम्हारी और खालिद की शादी को 4 महीने भी नहीं गुजरे और तुमने हमें खुशखबरी सुना दी। अब तुम्हारा और खालिद का बच्चा होगा तो ये घर खुशियों से भर जाएगा। फ़हमीदा यहाँ रहना चाहे तो शौक से रहे, वो जाना चाहे तो चली जाए, लेकिन जब तक ये बच्चा नहीं होता उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वो शहरी लड़की है, हमें तो डर है कहीं वो तुम्हें कुछ खिला पिला कर इस बच्चे को ज़ाया न करवा दे। वैसे भी वो तुम्हारी और तुम्हारे जेठ की शादी के पीछे पड़ी हुई है। अब मैं उसे किस मुँह से कहूँ कि मेरा बड़ा बेटा नामर्द है और मैं उसकी शादी नहीं कर सकती। सास की आंखों से कुछ आंसू गिरे और उन्होंने आंसू पोंछ लिए, लेकिन मेरी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी सास ने मेरे शोहर की शादी करवा दी थी और मेरा शोहर उसने मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। मुझे बताए बगैर मूना से निकाह कर चुका था, उसके बच्चे का बाप बनने वाला था। वो जब भी मैंने मूना की शादी की बात करती तो ऐसे चुप होता जैसे उसे कुछ इल्म ही ना हो। अम्मा बड़ी हैं, वो फैसला करेंगी ये कहकर वो मुझे हमेशा खामोश करवा देता, जबकि हर फैसला वो खुद कर चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन होगा, कैसे मेरे शोहर ने मुझे धोखा दिया था। वो तो अपनी पसंद से मुझे शादी करके यहाँ लाया था, क्या सिर्फ औलाद की खातिर उसने मुझे छोड़ना गवारा कर लिया था? मुझे बताया बगैर एक दूसरी औरत को हमारी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? और मोना, मैंने उसे तो अपनी सगी बहनों की तरह समझा था, उसने कैसे मेरे ही शोहर से निकाह कर दिया था? मोना की बातों का मतलब मुझे अब समझ आ रहा था। शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो चाह कर भी मुझे कुछ नहीं बता पाती थी। उस बेचारी का भी क्या कसूर था? अगर वो इन जालिमों की बात ना मानती तो ये उसे अपने घर से ही निकाल देते। मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास को बता सकती कि मैं मोना नहीं फ़हमीदा हूँ। कुछ देर बाद मैं खामोशी से उठकर वहाँ से निकल आई थी। अब समझ आ रहा था कि मेरी सास मोना की खिदमतें क्यों कर रही थी। वो उन्हें इस घर का वारिस देने जा रही थी, जबकि मैं तो बांझ थी। मुझे लगा था कि ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मैं किसी अच्छी सी डॉक्टर को दिखाऊंगी, दोबारा से इलाज शुरू करवाऊंगी और कभी न कभी तो माँ बन ही जाऊंगी। लेकिन मेरे शोहर से इतना इंतज़ार ना हो सका था। और फिर कहीं ना कहीं ये भी तो सच था कि मैंने अपने शोहर को धोखा दिया था और उसे इस बात से नावाकिफ रखा था कि मैं बांझ हूँ। शायद उसी बात की सज़ा मुझे मिली थी। मैं कमरे से बाहर निकली तो बाहर सोफे पर मोना और मेरा शोहर खालिद बैठे हुए थे। मोना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ ये धोखा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। खालिद ने मुझसे नज़रें चुरा ली थी। मैंने खालिद की तरफ देखा और कहा कि मुझे मोना से नहीं, आपसे शिकवा है। वो तो मजबूर है, लेकिन आप तो मजबूर नहीं थे। अगर यही सब करना था तो मुझे तो बता देते, मैं खुद आपको छोड़ के चली जाती। मेरी बात सुनकर खालिद ने तड़प कर मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम गलत समझ रही हो फ़हमीदा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अम्मा मरने से पहले मेरी औलाद देखना चाहती थी। वो इस घर का वारिस चाहती थी और ये कोई ऐसी गलत ख्वाहिश नहीं थी कि जिसके लिए मैं इनकार कर देता। मैं जान गया था कि तुम माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने मोना से निकाह किया था कि उसे भी सहारा मिल जाए और इस घर को वारिस भी। मैं जानता हूँ तुम मोना से बहुत मोहब्बत करती हो और उसे अपनी सौतन के रूप में अपना लोगी। खालिद की बात सुनकर मैंने गुस्से से उन्हें देखा और कहा, बहन मानना अलग बात है और सौतन बनाना अलग बात। मैं कैसे आपकी ज़िंदगी में किसी और को जगह दे सकती हूँ? आपका मोना और ये बच्चा मुबारक हो। मैं वापस अपने घर जा रही। मैं गुस्से में कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगी तो मोना मेरे पास चली आई। वो मेरे कदमों में बैठ के और कहने लगी, आप यहाँ से ना जाएं। अगर आपको मेरी ज़ात से एतराज़ है तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं और चली जाऊँगी। आपने बड़ी बहन बनकर हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहती। मोना की बात सुनकर मेरा दिल नरम पड़ गया। वो मेरी खातिर ये घर छोड़ के जाने के लिए तैयार थी और मैं उसे उसका हक देने को भी तैयार नहीं थी। मैंने उसे गले से लगा ली और रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं लाख इलाज करवा लूँ, मैं माँ नहीं बन सकती और वही इस घर को वारिस दे सकती है। इसीलिए मैंने उसके वजूद को कबूल कर लिया था। वो जाती भी तो कहाँ जाती, और अगर मैं उसे निकाल भी देती तो क्या करती? आज नहीं तो कल मेरा शौहर और सास को बच्चे को लिए किसी दूसरी औरत की जिद पड़ती। पर मोना के सिवा अगर कोई और औरत यहाँ आती तो वो मुझे 2-4 दिन भी बर्दाश्त न करती। मोना तो मुझसे सच में मोहब्बत करती थी। मैंने दिन से मोना को अपना लिया और हमारा घर खुशियों का गहवारा बन गया। मोना ने जल्दी एक बेटी को जन्म दिया और उसे मेरी गोद में डाल दिया और कहने लगी कि भाभी इस बच्चे की एक नहीं 2 माँ है।
آپ سے یہ مجھ سے زیادہ آپ کی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا ادھورا پن ختم ہو گیا۔ زندگی خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ میں نے اپنی خوشیاں اپنا شوہر مونا کے ساتھ بانٹا تھا اور اس نے اپنی اولاد کو میری گود میں ڈال کر میرے ادھورے پن کو مکمل کر دیا تھا۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔